हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको एक ऐसी दुनिया से वाकिफ करवाएगी जहां इंसान के जीने के लाले पड़ चुके हैं। कहानी की शुरुआत कोलंबिया से होती है, लेकिन ये वो कोलंबिया नहीं जहां पर जाने के लिए हम और आप दीवाने रहते हैं। दरअसल ये शहर तो पूरा का पूरा वीरान पड़ चुका है। एक ऐसी विचित्र दुनिया जहां दूर दूर तक इंसान तो छोड़िए जानवर की भी परछाई देखने को नहीं मिलती। इन सब का कारण है एक बेहद खतरनाक वायरस, जिसने देखते ही देखते आधे से ज्यादा आबादी को इंसान से शैतान में बदल दिया। अब मात्र कुछ प्रतिशत ही लोग बचे हुए हैं जो जिंदा है, और उनको जिंदा रहने के लिए रोजाना मौत के मुंह से खुद को बाहर लाने के बराबर था। वो छोटे मोटे कबीले बनाकर किसी तरह जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे। अब हमें एक ऐसे ही कबीले से रूबरू कराया जाता है जिसका मुखिया का नाम था यूरी, जिसका बेटा सावन उसके कबीले का सबसे काबिल शिकारी होता है। एक रोज सावन शिकार की तलाश में तय सीमा से आगे निकल जाता है। तभी उसके पिता यूरी वहां आ जाते हैं और अपने बेटे को डांटते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इस बाउंड्री लाइन से बाहर जाना सख्त मना है। सावन पिता से कहता है कि मैं कबीले के सभी कानूनों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन हमारे अपने लोग हफ्ते से घास फूस खाकर जिंदा है। अगर सभी को जिंदा रहना है तो किसी को तो इसका बेड़ा उठाना ही पड़ेगा। यूरो को भी अपने बेटे की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो उसकी बात से सहमत होकर शिकार करने की इजाजत दे देते। अब ये सभी शिकार के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही कदम बाद उन्हें शांति से एक जगह पर बैठा कालेब मिलता है, जो कि एक काफी उम्दा ट्रैकर होता है और यहाँ पर अपने लोगों के लिए एक शिकार के पैरों के निशान के पीछे पीछे आया हुआ था। हालांकि काफी देर भटकने के बाद उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता, तो फिर अब यूरी सभी को वापस कबीले की तरफ चलने को कहता है। लेकिन तभी सावन की नजर झाड़ियों के पीछे से आ रही आवाज पर पड़ती है। अब जब वो लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने एक विशालकाय आदमखोर भालू नजर आता है। यह भालू आम भालू से काफी बड़ा था, जिस पर काबू पाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन सावन और कालेब की समझदारी और चालाकी के बदौलत वो उसका शिकार करने में कामयाब हो जाते। भालू को अपने कदमों में मरा हुआ देखकर यूरी फूला नहीं समाता। उन दोनों को तोहफे के तौर पर उसका दिल निकाल कर देता है, क्योंकि उन दोनों की वजह से कबीले की हफ्ते नहीं बल्कि महीनों की दावत का इंतजाम हो गया था। वो सभी इस चीज का जश्न मना ही रहे होते हैं कि तभी उनका एक साथी भागते हुए पास आता है, उनसे मदद की गुहार लगाता है। यूरी देखते ही समझ जाता है कि उसे दानवों ने अपना शिकार बना लिया। वो कुछ ही देर में उनकी तरह नरभक्षी बन जाएगा। अब इसका सिर्फ एक ही इलाज था, और वो था उस आदमी को फौरन मार दिया जाए। सरदार यूरी उसे मारने के लिए अपना भाला उठाते हैं, लेकिन तभी सावन पिता को ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि वो सावन का एक अच्छा दोस्त था। लेकिन फिर भी यूरी को ना चाहकर भी उसे मारना पड़ता है। इसके बाद सभी भागते हुए अपने कबीले के लिए पहुंचते हैं, जहां यूरी बुजुर्गों से सारी बातें बताता है और उन्हें जल्दी से जल्द ठिकाना बदलने की नसीहत देता है, क्योंकि वो लोग अब उन्हें ढूंढ चुके और किसी भी वक्त यहाँ पर हमला बोल सकते हैं। लेकिन बुजुर्ग ऐसा करने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई दूसरा सेफ जगह नहीं बची। अगर यहाँ से भी चले गए तो आखिर वो जाएंगे कहाँ, और सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ देने के लिए कहते हैं। इस दौरान कालेब कहता है कि अपनी किस्मत बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। हमें यहाँ से बाहर निकलकर सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए मदद लेनी चाहिए। मेरे पिताजी लुइस को हमेशा ऐसा मानना था कि यहाँ से बाहर और कबीले रहते हैं, हमें उन्हें ढूंढकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। ऐसे में एक बुजुर्ग कहते हैं कि तुम्हारे पिता बहुत ही जिद्दी और पागल इंसान थे, जिन्होंने कभी भी हम लोगों की बात नहीं मानी, और इसी के चलते उनका ये हाल हुआ। कालेब बोलता है कि मेरे पिता अपने लिए नहीं बल्कि कबीले की भलाई के लिए बाहर गए थे। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि यहाँ से बाहर भी एक दुनिया है और कुछ लोग हैं जिनके पास इस वायरस से लड़ने का इलाज भी है। बस उन्हीं लोगों की तलाश में वो यहाँ से निकल गए, परंतु अफसोस कि वो वापस कभी नहीं लौटे। शायद यही वजह थी कि कबीले वाले ना उन पर विश्वास पहले करते थे और ना ही आज करते। हालांकि कालेब को अपने पिता के खिलाफ इस तरह की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, खास तौर पर बुजुर्गों द्वारा बोली गई बातें। इसीलिए रात में वो अपनी बहन मीरू को ये विश्वास दिलाता है कि अपने पिता पर हमेशा से यकीन रहा उसे, और वो बुज़दिलों की तरह छुप छुप कर अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। उसे जानना था कि बाहर की दुनिया में क्या है, इसीलिए वो अपनी बहन को वापस आने का वादा करता है और सुबह होते ही वहां से निकल पड़ता है। कालेब को यहाँ से निकले थोड़ी दूर हुई थी कि उसे रास्ते में कुछ हलचल सुनाई देती है। जब वो झांक कर देखता है तो ढेर सारे इंसानी दानव बड़ी ही तादाद में वहां से उसके कबीले की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो जंगली जानवरों की कोई सेना शिकार के लिए निकली हो। कालेब ये सब देखकर खौफ में आ जाता है और भागते हुए कबीले की तरफ आता है। वो सभी को उनके आने की खबर देता है, परंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी।
हालांकि उन लोगों ने उसका डटकर सामना किया, लेकिन संख्या में कम होने की वजह से इंसानी नरभक्षी उन पर भारी पड़ने लगते हैं। ऐसे में यूरी बाकी के कबीले वालों को गुफा में घुसने की सलाह देता है, लेकिन इस बीच एक आदमखोर दानव उससे पीछे से हमला करता है, जिसके कारण यूरी की वहीं मौत हो जाती है। हालांकि एक अच्छी बात यह होती है कि बाकी के कबीले वाले गुफा के अंदर जाने में कामयाब हो गए थे, सिवाय कलेब, सावन और उसकी पत्नी डोरेल को छोड़कर। कलेब उन दोनों को समझाता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलकर एक दूसरे कबीले वाले की मदद मांगनी चाहिए, वरना हम कभी भी अपने लोगों को नहीं बचा पाएंगे। पर सावन को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, वो कहीं भी जाने को तैयार नहीं था। इस बीच डोरेल उसे बताती है कि यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है, हमें बाहर जाकर वाकई दूसरे कबीले वाले को ढूंढना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए, हम अपनों को तो छोड़ो खुद भी मारे जाएंगे। सावन डोरेल की बात मान जाता है और वो तीनों ही अब यहाँ इस नई दुनिया की खोज में निकल पड़ते हैं। रास्ते में सावन को कलेब के बैग से किताब मिलती है जिसमें किसी तरह का नक्शा बना हुआ था। डोरेल पूछती है कि ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली, तो वो बताता है कि ये मेरा पिताजी की है, उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। ये सभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर अचानक एक दानव उन पर हमला कर देता है। कलेब जब उसकी आंखों में नजरें मिलाता है तो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ही हैं, जो न जाने कितने सालों से लापता थे। वो शायद किसी दूसरे नरभक्षी का शिकार होने के कारण इसी हालत में हो गए। अब तो कलेब को उन पर हथियार उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है, वो चाहकर भी अपने पिता पर वार नहीं कर पाता। लेकिन तभी अचानक पीछे से उड़ता हुआ एक तीर आकर उसके पिता पर लग कर उनकी मौत हो जाती है। तीर चलाने वाले व्यक्ति का नाम अमल होता है, जो किसी समय में कलेब के पिता लुइस का दोस्त हुआ करता था। वो कलेब को सहानुभूति देते हुए और समझाते हुए कहता है कि अब ये तुम्हारे पिता नहीं रहे। जिस दिन इन्हें ज़ॉम्बी ने शिकार बनाया उसी दिन ये सब हमसे काफ़ी अलग हो गए। अच्छी बात यह है कि तुम लोगों में से किसी पर उनका नामो निशान नहीं पड़ा। वैसे खुद को सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ वायरस की चपेट में आने की वजह से नहीं, बल्कि ये दानव द्वारा नज़दीक में छोड़ी गई सांस से भी आप मानव से दानव में बदल सकते हैं। बस इसका असर काफ़ी देर से होता है। बतौर होगा तो तुम लोग मेरे साथ चलो, परंतु सावन इसके लिए मना करता है। तो अमल कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम कुछ ही देर में तुम्हारा मुंह सूखने लगेगा, तुम्हारी सांस उखड़ने लगेगी, फिर ये इन्फेक्शन तुम्हारे शरीर की रगों में फैल जाएगा, जिसके बाद क्या होगा ये तुम्हें अच्छे से पता है। ये सब सुनकर ये लोग अमल के साथ साथ उसके पीछे चलने लगते हैं। तो रास्ते में सावन अमल से पूछता है कि अगर हम इन्फेक्टेड हैं तो आप हमें अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हो, आपको भी तो इससे खतरा है। जिस पर अमल जवाब देता है कि मैंने एंटीडोट लिया हुआ है। वो एक पीले कलर का पाउडर है जो पहले से बहुत ही कम बचा हुआ है, और जो कुछ भी था उसे शहर में रहने वाले सर्वाइवल चुरा कर ले जा चुके हैं। तो सावन कहता है कि आखिर ये नरभक्षी आपका घर क्यों ढूंढ नहीं पाए। तो वो बोलता है क्योंकि इन्हें पानी से डर लगता है और मेरा घर जो कि नदी के पार है, इसीलिए वो कभी भी मेरे नजदीक नहीं आ पाए। देखते ही देखते ये लोग अमल के घर पहुंच जाते हैं, जो कि पुराने किसी वीरान खाली इमारत की तरह लग रहा था। यहाँ अमल के साथ उसकी पत्नी नीना और बेटा पर्क रहते हैं। नीना उन लोगों को देखकर अपने पति से काफी तेज गुस्सा होती है और कहती है कि आखिर तुम इन लोगों को यहाँ पर क्यों लेकर आ गए। इन लोगों के पीछे पीछे वो दानव भी यहाँ आ जाएंगे, मेरी नहीं तो कम से कम अपने बेटी की तो चिंता करो। इस पर अमल कहता है कि ये लोग बेघर हो चुके हैं। इन लोगों के कबीले के ऊपर नरभक्षी ने हमला किया जिसमें इन पर कोई भी निशान नहीं पड़ा। अभी भी इनके पास समय है। अब पति की बात सुनकर नीना थोड़ा नरम होती है, उन लोगों को अपने घर के भीतर आने देती है। यहाँ अमल उन लोगों से इस वायरस के पीछे का इतिहास बताते हुए कहता है ये सब कुछ हम इंसानों की वजह से हुआ है। कुछ साइंटिस्ट इंसान से भगवान बनने की कोशिश में मरे हुए जानवरों को जिंदा करने के एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे, जिनके चलते न अनजाने में यह वायरस पनप गया और दुनिया की तबाही हो गई। और तो और जब अमल कलेब को बताता है कि वो उसके पिता लुइस ही थे जिन्हें इस बीमारी का इलाज ढूंढा था, ये सुनकर कलेब को उन पर काफी फक्र होता है। आगे बताते हैं कि लुइस ने एक पीले कलर का पाउडर बनाया था जिसे वायरस के इन्फेक्शन को दूर भगाया जा सकता है, लेकिन ये उन्हीं पर काम करेगा जो ज़ोंबी नहीं बने हैं, क्योंकि एक बार अगर कोई इंसान ज़ोंबी बन गया तो वो दवा किसी काम की नहीं। अमल ये भी कहता है कि कलेब ने उसे इस बीमारी के बारे में बताया था, उसे पढ़ना लिखना सिखाया था ताकि आगे चलकर वो इसके और बेहतर इलाज को ढूंढकर पूरे मानव जाति को बचा सके। यहाँ अमल उन लोगों को प्लान बताता है कि दवाइयों का फॉर्मूला शहर में रह रहे छुपे हुए लोगों के पास है, जो अभी भी कहीं जिंदा है और उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर हमें वो फॉर्मूला मिल जाए तो शायद हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। इस दौरान हमें कबीले वालों को दिखाया जाता है जो गुफा में छुपे हुए थे, परंतु नरभक्षी थे उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। वो सभी कई घंटों से गुफा के मेन गेट पर बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश में लगे हुए थे।
ऐसे में कबीले का एक लड़का कहता है कि क्यों ना हमें गुफा के अंदर जाकर नया रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन कबीले के बुजुर्ग को ये बेहद खतरनाक काम बताते हुए और ऐसा करने से सख्त मना करते, उल्टा वहीं रुककर ईश्वर से प्रार्थना करने की सलाह देते। लेकिन लड़के को उनकी बात पर कुछ खास दम नहीं लगता, इसीलिए दूसरे रास्ते की तलाश में वो गुफा की गहराई के अंदर निकल पड़ता है, जहाँ उसके साथ कलेब की बहन मीरू और एक और लड़का मौजूद था। तीनों गुफा के अंदर चलना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में उन्हें एक रास्ता मिल भी जाता है, लेकिन वहाँ पानी भरा हुआ था। तो मीरू पानी में कूद कर रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चिल्लाते हुए बाहर निकलती है। असल में उसे अपने शरीर में कुछ चिपका हुआ महसूस मिलता है। बाहर देखने पर मालूम पड़ता है कि खून चूसने वाली लीच होती है जो मीरू के शरीर के कई हिस्सों से चिपक गई थी, जिससे उसे काफी दर्द भी हो रहा था, जो देखकर वो दोनों लड़के घबरा जाते और वहां से वापस चलने को कहते। पर मीरू इसके लिए साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो बहुत ही आगे निकल चुके हैं। अब यहाँ से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। दूसरी तरफ हम उन नरभक्षियों को देखते हैं जो कबीले वालों को अपना खाने का निवाला बनाने के लिए गुफा को किसी तरह से तोड़ने की फिराक में। हालांकि कबीले वाले भी गुफा के अंदर से दूर भागने के लिए बार बार उन पर भाले से वार कर रहे हैं। इसी संघर्ष के बीच कबीले के एक बुजुर्ग की तबीयत बेहद खराब हो जाती है। उसके नाक से खून निकलना शुरू हो गया था। शायद इसकी वजह दूसरी छोर से दानवों की छोड़ी गई सांस थी। वहीं गुफा की गहराई में काफी देर भटकते भटकते मीरू को आखिरकार एक ऐसा रास्ता ऊपरी छोर पर मिल जाता है, और ये देख वो खुशी से झूम उठती है। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो वहां उसे कुछ दानव दिखाई देने लगते हैं, जिन्होंने शायद इस रास्ते को भी ढूंढ निकाला था और एक एक करके अब वो नीचे की तरफ आ रहा है। ये देख मीरू खौफ में आ जाती है और उसका पैर फिसल जाता है, जिससे कि वो तीनों की तीनों नीचे की तरफ बहुत ही जोरदार तरीके से गिरते हैं। उनमें से एक लड़के का पैर टूट जाता है। वो लड़का अपने साथियों को वहां से भागने को कहकर खुद नरभक्षियों का सामना करने के लिए तैयार था, मगर जैसे ही वो गुफा के अंदर आते हैं उसे मिनटों में चबा डालते हैं। फिर वो सभी मीरू के पीछे लग जाते हैं। तो इधर मीरू भागते भागते पानी के दरिया को पार करके दूसरी तरफ पहुंचती है। वो देखती है कि दानव पानी को पार नहीं कर पा रहे, और यहाँ उसे समझ आ जाता है कि यही उनकी कमजोरी है। और इसके बाद वो भागते हुए अपने कबीलों के पास पहुंचती है और देखती है कि यहाँ सभी के सभी बेहद बुरी तरह से बीमार हैं। उधर अब अमल को देख, जो लकड़ियों की मदद से एक छोटी सी नाव बनाकर पानी के रास्ते से कलेब, सावन और डोरेल के साथ पीले पाउडर की तलाश में निकल चुका है। हालांकि रास्ता इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ ही दूर पहुंचने पर दानव उन पर पत्थरों से हमला करने लगते, लेकिन किस्मत से वो सब के सब बच जाते। अब नाव चलाते हुए अमल उन लोगों को बताता है कि कालेब के पिता ने जब पीला पाउडर का इजाद किया था तो हमें लगा कि अब हम सबको छुप छुप कर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार फिर से दुनिया का निर्माण हम करेंगे। लेकिन गैगन नाम का एक आदमी ने हमें धोखा दिया और उस पाउडर को चुरा कर हम सबके सपने को चूर चूर कर दिया। डोरेल से सवाल करता है कि क्यों ना हम गैगन के पास जाकर उस पीले पाउडर को मांग ले, वो हमारी परिस्थितियों को देखकर जरूर मदद करेगा। तो अमल बोलता है कि अगर वो इतना ही भला इंसान होता तो पाउडर को चुराता ही क्यों। वो ये भी बताता है कि अब हम दूर तक उसके आसपास भटक भी नहीं सकते, क्योंकि उसने एक टापू पर कब्जा करके उसे पूरा किला बना दिया है और उसके इर्द गिर्द सैकड़ों सैनिक की संख्या मौजूद है। कुछ ही घंटों में नाव चलाते चलाते वो सभी एक जगह पर पहुंचते, जो कि गैगन के किला के बहुत ही करीब था। पर अमल उसे ये सलाह देता है और उसे सिग्नल देने के लिए नजदीक टावर पर चढ़कर आग जलाने की व्यवस्था करता है। इस बीच उसकी नजर कुछ पीछे से आ रहे दानवों पर पड़ती है, जो तेजी से उन तीनों के नजदीक आ रहे थे। अमल सब कुछ छोड़कर उन्हें वहां से भागने का इशारा करता है, लेकिन तीनों की तीनों उसकी बात बिल्कुल सुनाई नहीं देती। जैसे ही वो लोग अपने पीछे दानव को देखते हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अमल भी उनकी मदद करने के लिए फौरन टावर से नीचे आता है और उन पर तीर चलाने लगता है, लेकिन तभी अफरा तफरी की वजह से वो एक गड्ढे में गिर जाता है। एक दानव अमल का खून पीने के लिए उस गड्ढे में जाता है, लेकिन अमल की तीर का शिकार हो जाता है। अब जगह छोटी होने की वजह से वो उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पा रहा था। इधर सावन नाव के पास पहुंचकर उन लोगों से वहां से चलने के लिए कहता है, पर कलेब बिना अमल के वहां से नहीं जाना चाहता। दोनों में काफी बहस होती है। तभी डोरेल की नाक से खून गिरने लगता है, यानी कि वो भी अब वायरस की चपेट में आ चुकी है और वो लोग शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ टावर पर अमल द्वारा जलाई गई आग को देखकर उस इलाके के जिंदा बचे हुए लोग उसकी मदद के लिए वहां पहुंचते हैं और उसकी जान बचा लेते, जहां अमल उन लोगों को बताता है कि लुइस का बेटा कलेब मिल चुका है, जिसे अपने पिता की तरह पढ़ना लिखना भी आता है। वो पीले पाउडर को दोबारा बना सकता है। ये सुनकर सभी को उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वहीं शहर पहुंचकर सावन, कलेब और डोरेल की मुलाकात एक आदमी से होती है, जिसे वो गैगन का पता पूछते हैं, लेकिन उसका नाम सुनते ही वो वहां से भागने लगता है।
लेकिन वो लोग किसी तरह से पीछा करते करते आखिरकार गैगन के पास पहुंच जाते। कलीब गैगन से सीधा कहता है कि मैं लुइस का बेटा हूँ, मेरे पिता ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, अगर तुम वो पाउडर मुझे दोगे तो उसका फॉर्मूला जानकर और पाउडर बनाकर अपने कबीले के लोगों के साथ साथ हजारों लोगों की मदद कर सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए भी पाउडर बना सकता हूँ। लेकिन जिद्दी गैगन फिर भी उनकी बातें नहीं मानता और कहता है अगर तुम्हें पढ़ना लिखना आता है तो लाइब्रेरी में जाकर खुद ही पाउडर का फॉर्मूला ढूंढ लो। फिर कुछ लोग कैलेब के साथ लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं। उसके जाते ही गैगन की बेटी रोजी उसे पूछती है कि क्या पिताजी आपने ये पाउडर कैलेब के पिताजी से चुराया है। इस पर वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया और मैं इसके अलावा कोई भी जवाब नहीं दे सकता हूँ। ये सुनते ही उसे सब कुछ समझ आता है और कैलेब और उन लोगों के लिए अफसोस भी होता है। मौका देखकर सावन रोजी उसकी मदद करने की गुजारिश करती है क्योंकि वो एक ऐसी शख्स थी जो उसे पाउडर तक पहुंचा सकती थी, वरना उसके कबीले के लोग मर जाएंगे। जिसके बाद रोजी सावन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी ही देर में लाइब्रेरी में छानबीन करने के बाद कैलेब को अपने पिता द्वारा लिखा गया पीला पाउडर का फॉर्मूला मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होता है और बिना देर किए दवाई बनाने में लग जाता है। दूसरी तरफ हमें कबीले के लोग दिखाए जाते हैं जो एक एक करके मर रहे थे। एक बुजुर्ग तो अपनी हालत से इतना पस्त हो चुका था कि वो मौत की भीख मांगने लगता है। उधर रोजी सावन की मदद करने के लिए अपने पिता के पास पहुंचती है और बड़ी ही चालाकी से उनसे कहती है कि कोई आपके कमरे में उस पीले पाउडर को ढूंढ रहा है। जिसके बाद गैगन अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ता और एक दीवार के छेद में छुपाए गए पाउडर को निकाल कर देखने लगता है वो अपनी जगह पर है कि नहीं। वेल ऊपर बैठा सावन ये सब देख रहा था और वो गैगन को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है, पर इन्फेक्शन की वजह से उसकी भी हालत नाजुक थी। रोजी ये पाउडर सावन को दे देती है जिससे कि वो पलक झपकते ही ठीक हो जाता है। फिर यही पाउडर सावन डॉरेल को उसके बाद कैलेब को देता है। वेल कैलेब ने यहाँ अपने पिता के फॉर्मूला से दवाई बना ली थी और वो लोग अब बिना समय खराब किए वहां से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन अपने कबीले वालों तक पहुंचने में उन्हें 2 पहाड़ियों का रास्ता पार करना था जो कि एक रस्सी के बांधे हुए पुल से होकर गुजरता है। जैसे ये लोग आधा पुल पार करते हैं गैगन और उसके लोग दिखाई देते हैं जो अब उन पर तीर से हमला करने लगे थे। हालांकि अपनी जान बचाकर वो दूसरे कोने पर किसी तरह पहुंचने में कामयाब थे। सावन पुल की बनी उस रस्सी को काटने की सोचता है ताकि गलती से गैगन के लोग उन तक पहुंच ना पाए, लेकिन गैगन के द्वारा छोड़ी गई एक तीर उसके सीने को चीर कर चली जाती है जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर डॉरेल बहुत ही दुखी होता है, लेकिन अभी उसके लिए जल्दी से जल्दी अपने कबीले तक पहुंचना जरूरी है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और खुदकिस्मती से उन्हें रास्ते में अमल मिलता है जो अपने अन्य साथियों के साथ यहाँ उनकी मदद करने के लिए भी पहुंचा हुआ था। तीनों के तीनों गुफा की ओर चल देते हैं। वहीं गुफा में मीरू की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वो अभी भी बुरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी है, अपने साथियों से मौत की भीख मांग रही है। तभी ऐन वक्त पर अमल और बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं। सभी बाहर खड़े दानवों पर हमला बोल देते हैं और मौका पाकर कलेब अपनी बहन और कबीले के बाकी लोगों को वो पाउडर देकर उनकी जान बचा लेता है। फिर सभी बाहर आकर दानवों से लड़ने लगते हैं। वेल उन्हें हराने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन न जाने कौन से रास्ते से अचानक वहां गैगन पहुंच जाता है और कलेब से अपनी दवाई वापस मांगता है। कलेब उससे कहता है कि ये दवाई उसे वापस कभी नहीं मिलेगी क्योंकि वो उसकी कभी थी ही नहीं। ये सुनकर गुस्से में गैगन एक तीर कलेब पर छोड़ता है, लेकिन अमल उसके सामने आ जाता है। अमल ने अपना ये बलिदान यहाँ इसलिए दिया क्योंकि उसे अच्छे से मालूम उन लोगों में अकेला कलेब ही है जो पढ़ना लिखना जानता है। अमल की हालत देखकर कलेब गुस्से में आ जाता है और नजदीक पड़ी कुल्हाड़ी से सीधा गैगन पर वार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर कलेब के साथ अमल भी मौजूद था, यानी कि वो उस वार से बच गया और अभी भी जिंदा है। उसके साथ डॉरेल को देखते हैं जिसे कलेब ने अपने प्यार का इजहार करके उसे अपना लेता है। साथ ही साथ वो अपनी बहन मीरू के साथ मिलकर कबीले के बच्चों को पढ़ना लिखना भी सिखा रहा है। फिर अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए दवाई की खोज में शहर की तरफ बढ़ जाता है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।